आदमी अविश्वास में खुद घर में प्रवेश किया। जब उसने जॉन की स्थिति देखी तो उसने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। इस बीच निक ऊपर गया और अपनी मां और भाइयों को इसी तरह की चिंताजनक स्थिति में पाया। निकोलस ने पूछताछ के दौरान इन सभी विवरणों की पुष्टि की, लेकिन पुलिस अधिकारी उसकी असाधारण शांति से परेशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भावनाएं नहीं दिखा रहा था, जो एक ऐसे व्यक्ति के व्यवहार से मेल नहीं खाता था जिसने अभी अभी अपने प्रियजनों को खोया था। रयान ने बताया कि घटना की खोज के बाद निक सड़क पर दूसरों के पास आया और उन्हें शांति से इसके बारे में बताया। किशोर अंदर जाने से डर रहे थे क्योंकि वे जो हुआ था उसे देखना नहीं चाहते थे। निकोलस ने रयान के सौतेले पिता और दोस्तों को मूल्यवान वस्तुओं की चोरी के संदेह के बारे में सूचित किया, लेकिन पूरी तरह से शांत रहा, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। अन्य किशोरों ने पुष्टि की कि जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम में मिस्टर ब्राउनिंग को देखा, वे तुरंत गैरेज के माध्यम से बाहर भाग गए। फिर उन्होंने सुराग ढूंढने और यह समझने की उम्मीद में कि क्या हुआ था, आंतरिक आंगन से होकर घर का चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। निकोलस ने घर का निरीक्षण करने का फैसला किया और पिछले दरवाजे की ओर गया। वहां उसने बिलियर्ड टेबल पर अपना गेमिंग कंसोल और लैपटॉप देखा। किशोर ने अनुमान लगाया कि अनचाहे मेहमान इन वस्तुओं को ले जाना चाहते थे, लेकिन किसी चीज ने उन्हें रोक दिया। जब जांचकर्ताओं ने यह सुना तो उन्होंने अजनबियों द्वारा सेंधमारी के संस्करण पर संदेह किया। उन्होंने समझा कि निकोलस शायद उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वास्तविक अपराधी निश्चित रूप से मूल्यवान उपकरणों को ले गए होते जो खुले में पड़े थे। अधिकारियों ने पड़ोस में अपने दौरे जारी रखे और गवाहों और महत्वपूर्ण जानकारी की तलाश में निवासियों से पूछताछ की। इस तरह ब्राउनिंग परिवार की कहानी जनता के सामने आई। लोग घटना से स्तब्ध थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में क्या हुआ था। बाद में खुद को सही ठहराने के प्रयास में निक ने स्वीकार किया कि कार की चाबियां पूरे समय उसकी जैकेट में थीं। उसे याद आया जब वह एक दोस्त के यहां था और फिर उसने बिना अनुमति के कार का उपयोग करने का फैसला किया। जांचकर्ता हैरान थे कि युवक ने यह तुरंत क्यों नहीं बताया था और उन्होंने संदेह किया कि वह फिर से कुछ छिपा रहा था। एलेक्स की याद से सभी संदेह दूर हो गए। उसने बताया कि निकोलस ने पिछली शाम घर फोन किया था और भाइयों से पिछला दरवाजा खुला रखने के लिए कहा था। क्यों? यह अस्पष्ट था। इसके बाद जांचकर्ताओं को किशोर के अपने रिश्तेदारों के गायब होने में शामिल होने पर कोई संदेह नहीं था। निक ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके पिता के पास 2 प्रकार के शिकार उपकरण थे और वे कभी कभी उसे शिकार पर ले जाते थे। संदिग्ध के दोस्तों ने भी निकोलस और उसके पिता के बीच शराब के सेवन को लेकर कई झगड़ों की सूचना दी। निकोलस ने खुद दावा किया कि पास में एक व्यक्ति रहता था जो ऐसे कृत्यों को करने में सक्षम था। बॉबी नाम के एक पड़ोसी की बात थी जो प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करता था और अक्सर कानून का उल्लंघन करता था। हालांकि जांचकर्ताओं ने इसे अपने से संदेह हटाने का प्रयास माना। बॉबी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा उसके पास एक मजबूत अलीबी था। जब जांचकर्ताओं ने निकोलस को खुले तौर पर अपने संदेह से अवगत कराया तो युवक स्पष्ट रूप से घबरा गया, लेकिन अपनी निर्दोषता पर जोर देता रहा। अधिकारियों ने अपनी धारणाओं की पुष्टि करने के लिए विभिन्न पूछताछ रणनीतियों का उपयोग किया, लेकिन बिना किसी सफलता के। इस समय तक विशेषज्ञों ने पाया था कि घर में पीड़ित की तिजोरी से एक वस्तु गायब थी। विशेषज्ञों की राय के अनुसार ऐसे उपकरण का उपयोग घटना में किया जा सकता था। जांचकर्ता गायब वस्तु के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। संदिग्ध के साथ बातचीत लगभग 6 घंटे तक चली। जांचकर्ताओं के लगातार सवालों के बावजूद निकोलस ने किसी भी संलिप्तता से इनकार करना जारी रखा। हालांकि जैसे जैसे पूछताछ लंबी होती गई, युवक के बयान बदलते गए। जांच के दौरान यह पता चला कि माता पिता का अपने बड़े बेटे निक के साथ संबंध हाल ही में विशेष रूप से तनावपूर्ण हो गया था। जब उसने खुद को कोने में फंसा महसूस किया तो निकोलस ने अपने माता पिता के साथ जटिल संबंध के बारे में बताया। उसके शब्दों के अनुसार वह वर्षों से नैतिक दबाव और कठोर दंड का सामना कर रहा था।
धोखा कितना गहरा हो सकता है, प्रकाश के आवरण के पीछे अंधकार को कितने समय तक छिपाया जा सकता है। इस कहानी का मुख्य पात्र सभी प्रश्नों के उत्तर जानता है, लेकिन चुप रहना पसंद करता है। उसने एक ईमानदार नागरिक की छवि को बखूबी बनाया है, जिसके पीछे एक भयानक प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति छिपा था। 2008 में निकोलस ब्राउनिंग 15 साल का हो गया। एक लड़का जैसा कोई भी दूसरा, अच्छा छात्र, आदर्श व्यवहार। जॉन और टैमी के परिवार में सबसे बड़ा बेटा। पिता एक बड़ी कानूनी फर्म में एक सफल रियल एस्टेट वकील, एक कार्यकर्ता, स्काउट लीडर, रविवार स्कूल शिक्षक। स्थानीय समुदाय में उनका सम्मान किया जाता था, कई लोग उन्हें जानते थे। मां एक गृहिणी, शांत और विनम्र। निकोलस के 2 छोटे भाई थे, 11 और 13 साल के। परिवार कोकेयसविले, मैरीलैंड में एक विशाल घर में रहता था। लगभग 20,000 निवासियों वाला एक शहर, एक शांत, शांतिपूर्ण जगह, आखिरी जगह जहां कोई उथल पुथल की उम्मीद करेगा। निकोलस एक आदर्श छात्र, स्काउट, मिडिल स्कूल जाता था। लंबा, सुंदर, स्कूल की गोल्फ और लैक्रोस टीमों में खेलता था। कई लोगों ने उसके लिए एक उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की। बाहर से परिवार में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, उस दिन तक जब सब कुछ बदल गया। 2 फरवरी 2008 को माता पिता ने दिन के दौरान निकोलस को कार में ले जाया। उन्होंने उसे एक दोस्त के घर छोड़ दिया, जहां किशोरों के एक समूह की रात भर रहने की योजना थी। वे फिल्में देखना और खेलों से समय बिताना चाहते थे। निकोलस रयान फिंगल्स के घर पर उतर गया। टेलर टिक्सब्री और अलेक्जेंडर स्मिथ भी वहां पहुंचे। सभी लड़के एक ही उम्र के, 15 साल के। उसके बाद ब्राउनिंग परिवार को किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह रयान के घर रात बिताने वाले लड़के अलग होना चाहते थे। माता पिता ने निकोलस को लेने का वादा किया था, लेकिन वे समय पर नहीं आए। उसने कॉल करने की कोशिश की, यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन ब्राउनिंग्स ने जवाब नहीं दिया। फिर किशोर रयान के पिता के साथ एक शॉपिंग मॉल गए। खरीदारी के बाद उन्होंने निकोलस को घर छोड़ दिया। रास्ते में वह अपने माता पिता को कॉल करने और उन्हें लिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बिना किसी सफलता के। जब वे निकोलस के घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ड्राइववे में परिवार की कार देखी। घर में एक असामान्य सन्नाटा था। जब ब्राउनिंग्स का बेटा अंदर गया तो उसे एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। पूरा परिवार बेहोश पाया गया। उसके 45 वर्षीय पिता जॉन ब्राउनिंग, 44 वर्षीय मां टैमी और उसके 2 छोटे भाई 13 वर्षीय ग्रेगोरी और 11 वर्षीय बेंजामिन निश्चल पड़े थे। निकोलस ने रयान के पिता को बुलाया, जो बाहर इंतजार कर रहे थे। आदमी ने तुरंत 911 आपातकालीन नंबर पर संपर्क किया और स्थिति की रिपोर्ट की। जांचकर्ता कम से कम समय में अपराध स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घर के आंगन में किशोरों को पाया। लड़के उत्तेजित लग रहे थे, लेकिन निकोलस असामान्य रूप से शांत लग रहा था। उसने तुरंत धन संग्रह के प्रयास का एक संस्करण प्रस्तुत किया। उसके शब्दों के अनुसार, जब वह दोस्तों के साथ रात बिता रहा था तो एक अपराधी घर में घुस गया था और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लड़के ने अनुमान लगाया कि माता पिता ने अपराधी की योजनाओं में बाधा डाली होगी, जिससे दुखद परिणाम हुए होंगे। हालांकि अपराध स्थल की जांच से संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने घर के विभिन्न हिस्सों में 4 घायल व्यक्तियों को पाया। उनमें से प्रत्येक को एक अकेली चोट लगी थी। कमरों की सतही खोज से पता चला कि घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। फर्नीचर अछूता रहा। कई दृश्यमान मूल्यवान वस्तुएं अपनी जगह पर थीं। घुसपैठ या अव्यवस्था के कोई संकेत नहीं थे, जिससे एक असफल डकैती के प्रयास के संस्करण पर संदेह उठा। इसके साथ ही निकोलस का व्यवहार जांचकर्ताओं के संदेह को जगा रहा था। किशोरों की कम उम्र और संभावित सदमे की स्थिति के बावजूद सभी 4 लड़कों को आगे की जांच के लिए थाने ले जाया गया। उन्हें एक पूछताछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। किशोरों को अलग अलग कमरों में व्यक्तिगत बातचीत के लिए रखा गया था। जांचकर्ताओं ने टेलर से शुरुआत की। उसने तुरंत अपने व्यवहार से जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। वह घबराया हुआ था, अपनी कुर्सी पर फिसल रहा था और अपने जवाबों में हिचकिचा रहा था, अनिश्चित रूप से बोल रहा था।
उसे पहले चुना गया था, ये मानते हुए कि वह बातचीत के लिए अधिक खुला हो सकता है। अन्य किशोर अधिक आत्मविश्वासी लग रहे थे, खासकर निकोलस। टेलर ने बताया कि वे चारों रयान के घर में रात भर रहे थे। वे घटना के पूर्व दिन स्कूल के तुरंत बाद घर के मालिक के साथ वहां पहुंचे थे, जबकि इलेक्स और निकोलस बाद में आए थे। लड़के देर रात तक फिल्में देखते रहे और वीडियो गेम खेलते रहे, जब तक कि रयान के माता पिता ने सभी को सोने के लिए नहीं भेज दिया। रात में उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। इसके बाद जांचकर्ता ने ब्रेक लेने और निकोलस से दूसरे कमरे में पूछताछ करने का फैसला किया। अधिकारी ने निकोलस के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। जब वह कार्यालय में प्रवेश किया तो वह बस वहां बैठा था, सिर झुकाए हुए। वह बहुत शांत लग रहा था, यहां तक कि नींद में था, जो उसके परिवार में हुई घटनाओं के मद्देनजर असामान्य लग रहा था। पुलिस अधिकारी ने बातचीत को एक नियमित गवाह पूछताछ के रूप में पेश करके एक दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि छात्र खुला होगा और वकील की उपस्थिति पर जोर नहीं देगा। अधिकारी प्रक्रिया को जटिल न बनाने के लिए एक बचाव वकील की भागीदारी के बिना जानकारी प्राप्त करना चाहता था। निकोलस ने अपने आप को संयत रखा। उसने बताया कि वह 14:45 पर स्कूल से लौटा। फिर उसके माता पिता ने उसे रयान के पास छोड़ दिया। आमतौर पर लड़के एक दूसरे के पास पैदल जाते थे। वे पास में रहते थे, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। लेकिन उस दिन उसके माता पिता ने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। निक ने शाम के बारे में टेलर के बयान की पुष्टि की। वे खेले, फिल्में देखीं और फिर सोने चले गए। हालांकि उसने स्वीकार किया कि वह रात 1 बजे अपने दोस्त का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास गया था। उसके शब्दों के अनुसार वह अपने माता पिता को सूचित किए बिना दोस्तों के साथ सवारी के लिए परिवार की कार लेने की योजना बना रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता के बेडरूम की खिड़की में रोशनी देखी। इस समय तक वह पहले से ही कार में था और पिछली सीट के फर्श पर छिप गया था। निक चिंतित था कि कार खोलने की कोशिश करते समय वह शोर से अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन वह अपने सख्त पिता के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था। निकोलस ने परिवार के सदस्यों के शांत होने और सोने जाने का इंतजार करने का फैसला किया। वह अतिरिक्त समस्याओं से बचने के लिए परिवार की कार को खुले तौर पर नहीं लेना चाहता था। जब वह कार में आया तो वह अनजाने में सो गया। संभवतः इस समय के दौरान घर में कुछ भयानक हुआ। निक ने कहा कि उसने कुछ नहीं सुना और जब वह जागा तो बस चला गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्राउनिंग परिवार में दुखद घटनाएं आधी रात के आसपास हुईं। सभी परिवार के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। सबसे पहले परिवार के मुखिया जॉन प्रभावित हुए, जो नीचे सोफे पर सो रहे थे। टैमी ब्राउनिंग और 2 बेटे, जो पहली मंजिल पर थे, भी समय पर नहीं जाग सके। जांचकर्ताओं को संदेह था कि निकोलस कुछ छिपा रहा था। जांचकर्ताओं को उसका निर्णय रयान के पास तुरंत लौटने के बजाय परिवार की कार में छिपने का अजीब लगा। इसके अलावा वह परिवार में एकमात्र व्यक्ति था जिसे त्रासदी ने नहीं छुआ, हालांकि वह घटना के समय पास ही था। निक का दावा कि उसने कुछ नहीं सुना भी संदेह पैदा कर रहा था। उसका रोशनी चालू होने का उल्लेख परेशान करने वाला था, क्योंकि जब पुलिस पहुंची तो घर में अंधेरा था। भौतिक लाभ के सिद्धांत को देखते हुए यह समझ से परे था कि अपराधी रोशनी क्यों चालू करेंगे और फिर बंद कर देंगे। आमतौर पर अपराधियों के पास इसके लिए समय नहीं होता है। संदिग्ध इन विसंगतियों की व्याख्या नहीं कर सका। रयान से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि वह शाम को सो गया था और आधी रात के आसपास जाग गया था। उसके शब्दों के अनुसार उस समय निक पहले से ही घर पर नहीं था। जांचकर्ताओं ने एक समय की विसंगति पाई, जो किशोरों के बयानों की अविश्वसनीयता का संकेत दे सकती है, क्योंकि निक ने दावा किया था कि वह रात 1 बजे अपने दोस्त के यहां से चला गया था। यह सब उसके परिवार में हुई दुखद घटनाओं की अवधि के साथ मेल खाता था। जांचकर्ताओं ने बयानों में विसंगतियां देखकर टेलर से फिर से बात करने का फैसला किया। शुरू में युवक ने दावा किया था कि निकोलस ने आधी रात के आसपास रयान का घर छोड़ दिया था। हालांकि जब उसे अन्य किशोरों द्वारा उल्लिखित समय अंतराल के बारे में बताया गया तो टेलर ने अचानक अपना संस्करण बदल दिया।
अब वह जोर दे रहा था कि उसका दोस्त आधी रात को अभी भी घर में था। यह स्पष्ट था कि किशोर कितना घबराया हुआ था, जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एक अनुभवी पुलिस अधिकारी युवक को शांत करने में सफल रहा और उसने स्वीकार किया कि वह निक के जाने के तुरंत बाद सोने चला गया था। टेलर अपने दोस्त के माता पिता की कार बिना अनुमति के इस्तेमाल करने के इरादे के बारे में जानता था, लेकिन उसे कल्पना नहीं थी कि स्थिति इतनी गंभीर मोड़ लेगी। इन नई जानकारियों के साथ जांचकर्ता फिर से निकोलस से मिले। अपने दोस्तों के अपडेट किए गए गवाह बयानों का सामना करते हुए किशोर ने अपनी कहानी बदल दी। अब उसने दावा किया कि उसने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया था और रात के 1:30 बजे के आसपास कार लेने के लिए घर की ओर निकल गया था। उसने एक नया विवरण भी जोड़ा। घर में रोशनी मूल रूप से चालू थी, लेकिन जब वह जागा तो यह बंद थी। उसके शब्दों के अनुसार घर में घुसे अजनबी लोगों ने ऐसा किया हो सकता है। घटनाओं का यह संस्करण संदेह पैदा करता था। कार में क्यों छिपना, जब कोई बस चला जा सकता था या दूर इंतजार कर सकता था? निक ने जोर दिया कि वह कार में सो गया था, लेकिन वह तेज आवाजें कैसे नहीं सुन सका। इस बार युवक ने स्पष्ट किया कि उसे सुबह 5 बजे के आसपास अपने दोस्त एलेक्स के फोन से जगाया गया था और वह घर गए बिना अपने दोस्तों के पास लौट आया था। हालांकि एलेक्स के बयानों ने और भी अधिक भ्रम पैदा कर दिया। शुरू में उसने कहा कि निक ने उस रात बिल्कुल भी घर नहीं छोड़ा था, लेकिन जब उसे अन्य दोस्तों के शब्दों के बारे में बताया गया तो उसने अपना संस्करण बदल दिया। एलेक्स के नए बयान के अनुसार निकोलस ने 11:45 पर घर छोड़ दिया था, लेकिन एलेक्स खुद आधी रात के आसपास सो गया था और सुबह 5 बजे तक नहीं जागा था। जब एलेक्स ने निक की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया तो उसने उसे फोन किया। उसने स्वीकार किया कि उसके दोस्त ने कार की चाबियां लेने के लिए चुपके से माता पिता के घर में घुसने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे नए सवाल उठे। निक बिना चाबी के कार में कैसे हो सकता था? पूछताछ से भरी एक रात में जांचकर्ताओं ने सभी किशोरों से बयान प्राप्त किए, लेकिन विरोधाभासों के कारण सभी संदिग्ध थे। जांच में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब मिस्टर पेचर, रयान के सौतेले पिता, जिनके यहां दोस्त रात भर रहे थे, थाने पर आए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विवरण साझा किया। निक के माता पिता को उसे सुबह 9 बजे लेने आना था ताकि वह घर पर मदद कर सके। हालांकि निर्धारित समय पर कोई नहीं आया और कोई फोन भी नहीं आया। सुबह असामान्य रूप से शुरू हुई। हालांकि निकोलस के खिलाफ संदेह बढ़ रहा था, उसने सहज दिखने की कोशिश की और यहां तक कि बातचीत के दौरान कभी कभी मजाक भी किया। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह उन्हें गुमराह करने का प्रयास था। युवक खुद को निर्दोष दिखा रहा था, लेकिन जांचकर्ताओं को लगा कि इस मुखौटे के पीछे कुछ और छिपा था। रयान के सौतेले पिता ने निक के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। वह सुबह अपने माता पिता की अनुपस्थिति के बारे में चिंतित नहीं था और अजीब बात यह थी कि वह घर जाने की जल्दी में नहीं था, हालांकि यह पैदल चलकर केवल 20 मिनट की दूरी पर था। इसके बजाय वह अपने दोस्त और उसके पिता के साथ शॉपिंग मॉल गया और अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। वे वापसी के रास्ते में ही घर गए। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने इस व्यवहार को अपने संदेहों की पुष्टि के रूप में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे निकोलस जानबूझकर घर लौटने के क्षण को टाल रहा था। जब रयान के सौतेले पिता किशोरों को निकोलस के घर ले गए तो दोस्त गैरेज के माध्यम से प्रवेश किए। निकोलस ने खुद अपने दोस्तों को उसके साथ अंदर आने के लिए आमंत्रित किया, जो असामान्य लगा। उसने सभी का ध्यान खुले दरवाजे की ओर आकर्षित किया और जोर दिया कि उनके परिवार में दरवाजे बंद रखने की आदत थी। दोस्त के सौतेले पिता के अनुसार निक ने अंदर जाने से पहले इस बात पर कई बार जोर दिया। वे लिविंग रूम से होकर गुजरे। निकोलस आगे था। सबसे पहले उसने सोफे पर अपने पिता को देखा। कहानी के नायक ने दूसरों को बुलाया। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था, दोस्त तुरंत बाहर भाग गए और आगे जाने से इनकार कर दिया। छात्रों ने रयान के सौतेले पिता को बताया कि उन्होंने क्या देखा था। पूछताछ के दौरान निकोलस ने कई बार जेल की सजा के बजाय मनोचिकित्सा क्लिनिक में उपचार की संभावना के बारे में पूछा। जांचकर्ताओं ने सीधे जवाब देने से बचा।
लेकिन युवक की यह रुचि संदेह जगाने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी गलती के प्रति सचेत था और सजा में कमी की उम्मीद कर रहा था। फिर भी पूछताछ के अंत में निक ने खुले तौर पर कहा कि वह आश्वस्त था कि जूरी उसकी कहानी पर विश्वास करेगी। निक के खिलाफ मौजूद सबूतों के बावजूद जांचकर्ता उद्देश्यों को समझने में असमर्थ थे। संदिग्ध के दोस्तों ने बताया कि घटना से ठीक पहले निक का अपने पिता के साथ झगड़ा हुआ था। युवक ने कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जिनमें उसके पिता ने उसके साथ अत्यधिक कठोरता से व्यवहार किया था और कड़े अनुशासनात्मक उपाय लागू किए थे। उसने कहा कि पिछले पतझड़ की तुलना में उनका संबंध काफी बिगड़ गया था। कारणों में से एक वह घटना थी जिसमें युवक ने बिना अनुमति के परिवार की कार ले ली थी। किशोरावस्था ने निक के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे माता पिता की नाराजगी पैदा हुई। पिता ने अपने बेटे के व्यवहार को सुधारने के लिए कठोर अनुशासनात्मक तरीकों को बनाए रखा। निकोलस ने दावा किया कि उसे बार बार कठोर दंड का सामना करना पड़ा। छात्र के अनुसार स्थिति उस दिन चरम पर पहुंच गई जब वह अपने पिता के साथ एक और झगड़े के बाद दोस्तों के घर चला गया, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ यात्रा करने से इनकार कर रहा था। जांचकर्ताओं को संदेह था कि समस्या की जड़ किशोर के अपने माता पिता के साथ जटिल संबंध में थी। निकोलस के दोस्तों ने बताया कि वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था और अवज्ञा दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे स्वाभाविक रूप से माता पिता की नाराजगी पैदा हुई। पिता के साथ संबंध विशेष रूप से तनावपूर्ण हो गए जब उन्होंने बेटे को कई बार शराब पीते हुए पकड़ लिया। निकोलस ने खुद को यह कहकर सही ठहराया कि वह इस तरह अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश कर रहा था। निक के कुछ रिश्तेदारों ने इन शब्दों की पुष्टि की और उसके पिता का वर्णन कड़े नियमों वाले व्यक्ति के रूप में किया, लेकिन वे भी संदेह करते थे कि वह बिना किसी कारण के अपने बेटे के खिलाफ शारीरिक हिंसा का उपयोग करेंगे। संदिग्ध के सहपाठियों और करीबी परिवेश के साथ बातचीत में जांचकर्ताओं ने पाया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन से बहुत पहले ही त्रासद घटनाओं की पूर्व शर्तें मौजूद थीं। यह अस्पष्ट रहा कि मां और भाइयों को क्यों नुकसान पहुंचा, जिन्होंने निक को स्पष्ट रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके दोस्तों ने, जिनके साथ उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात समय बिताया था, पुष्टि की कि उन्होंने निक को कई बार मजाक में यह कहते सुना था कि वह अपने परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। उसने कहा कि वह अपने माता पिता से नफरत करता है। हालांकि किसी ने भी इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। कई सहपाठियों ने उसकी कहानियां सुनी कि वह अपने पिता के कठोर व्यवहार और मनोवैज्ञानिक दबाव को और नहीं सह सकता। फिर भी अधिकांश ने निक का वर्णन एक मेहनती छात्र, एक शांत और दयालु व्यक्ति के रूप में किया। फिर भी उसके करीबी दोस्त उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू को भी जानते थे। स्कूल के बाहर युवक अक्सर अपने छोटे भाइयों के साथ कठोरता से पेश आता था, अपने पिता के बार से चुपके से शराब लेता था और परिवार की कार बिना अनुमति के इस्तेमाल करता था। इसके अलावा यह पता चला कि वह अजनबियों के साथ भी अनुचित व्यवहार करता था। विशेष रूप से उसने छोटे छात्रों और विकासात्मक विशेषताओं वाले लोगों के प्रति आक्रामकता दिखाई। जैसा कि बाद में पता चला, त्रासद घटनाओं और अपने दोस्त के घर लौटने के बाद निकोलस ने अपने घर में एक पार्टी के लिए साथियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। इसका आयोजन उस समय के साथ मेल खाना था जब घटना का पता चलेगा। स्पष्ट रूप से किशोर इस तरह से खुद से संदेह हटाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में स्कूल के किशोर यहां आने लगे जबकि ब्राउनिंग्स के घर में अपराध विशेषज्ञ काम कर रहे थे। निकोलस ने उन्हें एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। वे सभी स्तब्ध रह गए जब उन्हें इसके रद्द होने का वास्तविक कारण पता चला। अंत में निकोलस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका और खुल गया। उसने परिवार में हुई त्रासद घटनाओं में अपनी भागीदारी स्वीकार की, लेकिन एक पूरी तरह से अविश्वसनीय कहानी सुनाई। उसने सब कुछ एक अप्रत्याशित क्रोध के दौरे से समझाया जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका। निकोलस ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को वह स्थान भी दिखाया जहां उसने उपकरण छिपाया था। इसे ब्राउनिंग्स की संपत्ति पर झाड़ियों में पाया गया।
जांच ने पुष्टि की कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में ठीक यही हथियार इस्तेमाल किया गया था और इस पर संदिग्ध के डीएनए के निशान पाए गए। इसके बाद निकोलस पर आधिकारिक तौर पर 4 विशेष रूप से गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया। कई परिचितों ने निकोलस को इतना सकारात्मक रूप से देखा कि उन्होंने घटना के बाद अदालत को बार बार दया याचिकाएं भेजी। इनमें से एक पत्र उसके दादा से आया था। उन्होंने दावा किया कि उनका पोता वर्षों से अपने पिता के कठोर व्यवहार से पीड़ित था। कुछ तो यह मानने से भी इनकार कर दिया कि निक इस भयानक घटना में शामिल था। सुनवाई की प्रतीक्षा में इसकी शुरुआत से कुछ दिन पहले निक हिरासत में था और एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। बेशक वार्तालाप को सुना जा रहा था। बातचीत के दौरान किशोर ने भागने की संभावना पर मजाक किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अभी भी अपने कृत्य की गंभीरता को समझा नहीं था। हालांकि सुनवाई के दौरान स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। एक बिंदु पर निकोलस अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका, आंसुओं के साथ अपने रिश्तेदारों की ओर मुड़ा और घटना पर अपना गहरा पछतावा व्यक्त किया। अदालती कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने निकोलस के व्यक्तित्व के 2 विरोधाभासी चित्र प्रस्तुत किए। अभियोजकों ने उसकी सार्वजनिक छवि और उसकी छिपी हुई प्रवृत्तियों के बारे में गवाहों के बयानों के बीच के अंतर पर जोर दिया। दूसरी ओर वकीलों ने युवक के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां, स्काउट्स में उसकी भागीदारी और जीवन के प्रति उसका सक्रिय दृष्टिकोण। अदालत में निकोलस की भावनात्मक स्थिति इतनी अस्थिर थी कि वह अपना माफीनामा खुद पढ़ने में असमर्थ था। यह उसके बचाव पक्ष के वकील को करना पड़ा। हालांकि बाद में अपनी प्रेमिका स्टेफनी के साथ एक टेलीफोन वार्तालाप के दौरान युवक ने बिल्कुल अलग भावनाएं व्यक्त की और न्याय प्रणाली के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया। आरोपी के एक दोस्त रयान ने घटना के वित्तीय पृष्ठभूमि का अनुमान लगाया। उसने परिवार की संपन्नता और बीमा की मौजूदगी की ओर इशारा किया, जो निकोलस को विरासत पर एकमात्र अधिकार दिला सकता था। निकोलस के बचाव ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब उसने दोनों माता पिता द्वारा अनुचित व्यवहार के बारे में बात करना शुरू किया। जबकि पिता की कठोरता अभी भी विश्वसनीय लगती थी, मां के खिलाफ आरोपों को सामान्य अविश्वास के साथ देखा गया। ब्राउनिंग्स का समाज के सम्मानित और आदरणीय सदस्यों के रूप में एक प्रतिष्ठा थी। उनके परिवेश में किसी ने भी निकोलस पर शारीरिक प्रभाव या मनोवैज्ञानिक दबाव के संकेत नहीं देखे। हालांकि करीबी पारिवारिक मित्रों ने ध्यान दिया कि किशोर का व्यवहार हाल ही में तेजी से अनियंत्रित और अप्रत्याशित हो गया था, जो दोनों माता पिता को परेशान कर रहा था। बचाव पक्ष का निकोलस की मानसिक अक्षमता का दावा करने का प्रयास जल्दी ही खारिज कर दिया गया। जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान युवक ने मानसिक विचलन के कोई संकेत नहीं दिखाए और उसके अतीत में विकारों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कोई मामले दर्ज नहीं थे। इस समय निक के वकील ने किशोर को नाबालिगों के लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम के साथ एक विशेष सुविधा में रखने पर जोर दिया। वकील ने जोर देकर कहा कि युवक के उद्देश्य विश्वसनीय नहीं लगते। यहां तक कि अगर यह वित्तीय लाभ के बारे में था तो वह वयस्क होने तक इसका उपयोग नहीं कर सकता था। इसके अलावा निक ने अपने कार्यों से खुद को एक बाल गृह या पालक परिवारों के साथ जीवन बिताने की सजा दी, जो उस स्थिति से भी अधिक कठिन हो सकती थी जिसके बारे में उसने अपने परिवार में समस्याओं का वर्णन करते समय बताया था। बचाव पक्ष के तर्कों के बावजूद एक चिकित्सा रिपोर्ट ने किशोर को परीक्षण के लिए फिट घोषित किया। इसने वकील से अपने मुवक्किल की मानसिक स्थिति के आधार पर बचाव बनाने की संभावना छीन ली। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निक की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। हालांकि उसकी कम उम्र ने सबसे कठोर दंडात्मक उपायों के अनुप्रयोग को बाहर कर दिया। जनवरी 2009 में निकोलस ने अभियोजन पक्ष के साथ एक समझौता किया और सभी आरोपों में अपराध स्वीकार किया। अदालत ने सजा सुनाई, 4 आजीवन कारावास, जिनमें से 2 लगातार सेवा की जानी थी। अपनी कम उम्र और अपराध स्वीकार करने के कारण निक को 2031 में 23 साल की कैद के बाद पैरोल के लिए आवेदन करने का मौका मिला। इस अधिकार को बनाए रखने की मुख्य शर्त
उत्कृष्ट व्यवहार है। वर्तमान में निकोलस ब्राउनिंग मैरीलैंड राज्य के कम्बरलैंड सुधार संस्थान में अपनी सजा काट रहा है। 2014 में उसके सजा की समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्तियों की रिहाई के लिए राज्य के गवर्नर की मंजूरी आवश्यक है। हालांकि 1994 के बाद से ऐसे कोई मामले नहीं हुए हैं जो निक की रिहाई की संभावना पर सवाल उठाता है। 2022 की गर्मियों में 30 वर्षीय निकोलस ने एक डेटिंग वेबसाइट पर एक प्रोफाइल बनाया और अपनी तस्वीरें जोड़ी। उसका लक्ष्य गोपनीय संचार के लिए बातचीत के साथी खोजना था। अपनी प्रोफाइल में उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। अपनी कैद के दौरान उसने न केवल स्कूल पूरा किया बल्कि एक स्नातक की डिग्री भी हासिल की और अब वह अपनी MBA डिग्री पर काम कर रहा है। वह अपनी कहानी इन शब्दों के साथ समाप्त करता है। मैंने यहां एक तरह का जीवन बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मुझे ऐसे दोस्त पाने का अविश्वसनीय सौभाग्य मिला जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे बहुत प्यार दिखाया। उन्होंने मुझे उस डरे हुए, गुस्सैल और टूटे हुए बच्चे से बाहर निकलने में मदद की जो मैं था।